सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें जनगणना के संबंध में तो दोस्तों सुपरवाइजर और प्रगणक दोनों के प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुके हैं। वो 1 तारीख से यानी 1 मई से ही प्रारंभ है, लगातार जारी है। 1 से 15 मई तक स्वगणना के लिए ऑप्शन चालू है। उसके बाद है वो हाउसिंग नंबरिंग शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको फील्ड में कार्य करते हुए हाउसिंग नंबर कैसे देने हैं, मकान नंबर कैसे देने हैं, जनगणना नंबर है वो भवन नंबर और मकान नंबर कैसे एडजस्ट करेंगे, साथ ही नंबरिंग किस प्रकार करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। हाउस लिस्टिंग का कार्य, मकान सूचीकरण का कार्य, मकान गणने का कार्य जो 16 मई से प्रारंभ होने जा रहा है राजस्थान में, तो उसके लिए आपके सामने कैसी परिस्थितियां आ सकती है, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि भवन, जनगणना, मकान और परिवार पर क्रमांक को आप कैसे समझेंगे भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं वो आपके बहुत काम के रहेंगे। सबसे पहले होता है भवन नंबर, जिसे बिल्डिंग नंबर भी कहा जाता है। तो पूरी इमारत या मकान को ये दिया जाएगा भवन नंबर। आप ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आता है जनगणना मकान नंबर, सेंसस हाउस नंबरिंग। हाउस नंबरिंग करते वक्त जो भवन है, जिस भवन में आप गए हैं, जिस भवन को आपने नंबर दिया है, उस भवन के अंदर अलग अलग यूनिट, कमरों और दुकानों को दिया जाता है। जैसे एक बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक दुकान भी है, 2 रूम भी है, तो उसको जनगणना मकान नंबर हम देंगे। साथ ही परिवार क्रमांक, तीसरी जो पॉइंट आता है तीसरा, उस मकान में रहने वाले परिवार को दिया जाएगा। परिवार कितने हैं उसके अंतर्गत रहने वाले, तो वो परिवार क्रमांक रहेगा। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की परिस्थितियां भी आपके सामने आएगी। तो आपको जनगणना मकान नंबर, भवन नंबर, परिवार क्रमांक कैसे देने हैं, आपको चित्र के रूप में, परिस्थिति के रूप में आपको समझाएंगे। जैसे सबसे पहले परिस्थिति 1 नंबर आती है कि भवन नंबर 6 में एक जनगणना मकान है, लेकिन उसका उपयोग रहने के लिए नहीं बल्कि गैर आवासीय दुकान या ऑफिस के रूप में किया जा रहा है। एक भवन हमें ऐसा मिला है जिसका उपयोग रहने के लिए नहीं हो रहा है, तो भवन नंबर तो उदाहरण के रूप में हम 6 उसको दे रहे हैं। जनगणना मकान नंबर जो 4 अंकों का है वो 8। परिवार क्रमांक इसमें नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इसके अंतर्गत ये जो भवन है वो, इसका उपयोग रहने के लिए नहीं किया जा रहा है, दुकान या ऑफिस है, तो परिवार इसमें नहीं रह रहा है, तो नहीं दिया जाएगा। दूसरी परिस्थिति आती है इसी के अंतर्गत कि भवन नंबर 6 में एक जनगणना मकान है, उसमें एक ही परिवार रहता है, तो भवन नंबर तो वही, जनगणना मकान नंबर आ जाएगा, परिवार क्रमांक उसके अंतर्गत हमें देने पड़ेंगे अगर इसके अंतर्गत कोई रहता है तो। इसी तरह परिस्थिति नंबर 3 के अंतर्गत बात करते हैं तो भवन नंबर, इसी भवन में एक ही जनगणना मकान है लेकिन उसमें 2 परिवार रहते हैं। यानी जो भवन नंबर हमें भवन मिला है उसकी भवन नंबरिंग हमने कर दी है, जनगणना मकान नंबर भी हमने दे दिया, लेकिन उसके अंतर्गत परिवार क्रमांक हमें अलग अलग 2 देने पड़ेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत है वो 2 परिवार रहते हैं। साथ ही अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए कि भवन नंबर में 2 जनगणना मुक्ति, परिस्थिति आपके सामने इस तरह से भी आ सकती है कि एक ही भवन के अंतर्गत 2 जनगणना मकान है, प्रत्येक मकान में एक एक परिवार रहता है, तो इसके अंतर्गत ये जो नंबरिंग है वो आपके बदल जाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत आपको मकान नंबर है वो अलग अलग देने पड़ेंगे। इसी तरह स्थिति नंबर 5 की बात करें कि एक भवन में 2 जनगणना मकान है, पहले मकान में 3 परिवार रहते हैं और दूसरे मकान में 2 परिवार रहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो परिवार क्रमांक है वो आपको अलग 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 इनको देने होंगे। और जनगणना मकान चूंकि 2 ही है तो 2 ही नंबर इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा परिस्थिति नंबर 6 कि भवन नंबर 6 में 3 जनगणना मकान है, तो 3 जनगणना क्रमांक आपको यहाँ पे देने होंगे मकान में। साथ ही पहले मकान में एक सामान्य परिवार, दूसरे मकान में एक संस्थागत परिवार जिसमें जैसे हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम आदि है, और तीसरे मकान में एक सामान्य परिस्थिति है यानी परिवार रहता है, तो इसके अंतर्गत जो हम नंबरिंग करेंगे वो इस तरह से विशेष कोड के साथ करेंगे। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपके सामने इस तरह से चित्र दिए गए हैं, वो आप देखिए कि याद रखने का आसान तरीका है। भवन क्या है? एक पूरी बिल्डिंग है। मकान क्या है? बिल्डिंग का हिस्सा है। और परिवार उसमें रहने वाले लोग हैं। बात करें इसी के संबंध में कि एक भवन के में एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं, क्योंकि भवन पूरी बिल्डिंग है। एक जनगणना मकान में एक से अधिक का परिवार भी हो सकते हैं, और गैर आवासीय मकान, दुकान, ऑफिस आदि में परिवार क्रमांक नहीं दिया जाता। संस्थागत परिवार जो भी है उसको भी अलग विशेष कोड दिया जाता है, जैसे हॉस्टल, अस्पताल, आश्रम आदि है।
इसको आपके लिए और सरल बनाते हैं। जनगणना आप जब करने जाएंगे तो भवन और जनगणना मकान की जो समझ है वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये भवन और मकान की समझ नहीं है तो आपकी जनगणना है वो जीरो हो जाएगी। तो गिनती हमेशा उपयोग और परिवार के आधार पर ही आपको करनी है। तो इसके लिए देखिए कि सबसे पहले बहुमंजिला कोई अपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत अलग अलग जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग उसमें फ्लैट बने हुए हैं, तो पूरी बिल्डिंग को आप एक भवन मानेंगे। ये पूरी बिल्डिंग है वो एक भवन है, और इस भवन में हर फ्लैट में एक जनगणना मकान भी है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है एक बिल्डिंग में 8 फ्लैट है, तो जनगणना मकान है वो 8 हो गए। अब आपको क्या करना है कि जब हर फ्लैट को अलग भवन नंबर दिया गया हो तो हर फ्लैट अलग भवन है, वही फ्लैट जनगणना मकान भी होगा। ऐसे में दोबारा नंबर देने की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा अगर एक ही परिसर है और उसमें कई भवन बने हुए हैं तो हर इमारत को अलग भवन नंबर आपको देना है। हर अलग परिवार अलग जनगणना मकान उसका रहेगा। इसी तरह एक घर में कई कमरे हैं तो उसके बारे में भी विशेष तौर से सुनिए कि उसकी परिस्थिति आपके सामने बहुत बार आएगी। जैसे केस 1 के अंतर्गत सभी कमरे एक ही परिवार उपयोग करता है तो एक जनगणना मकान होगा। ये देखिए एक जो घर है उसमें 3 कमरे हैं, एक परिवार रहता है, तीनों कमरे वही यूज करता है तो एक मकान हो गया। केस नंबर 2 कि 2 कमरे एक परिवार और 3 कमरे दूसरे परिवार के लिए उपयोग में होते हैं तो 2 जनगणना मकान इसके अंतर्गत होंगे। यानी परिस्थिति नंबर 2 में जनगणना मकान इसमें 2 होंगे। एक घर है लेकिन इसमें कमरे कई है, 2 परिवार रहते हैं, अलग अलग कमरों का यूज करते हैं। इसी तरह केस नंबर 3 ये कहता है कि हर कमरे में अलग अलग परिवार, यानी जितने कमरे उतने जनगणना मकान होंगे। हर कमरे में अलग अलग परिवार रहता है तो इसको आप इस तरह से भी आसान भाषा में समझ सकते हैं कि एक परिवार को एक जनगणना मकान नंबर आपको देना है, अलग अलग परिवार तो अलग अलग जनगणना मकान होगा। जनगणना 2027 के अंतर्गत घर और परिवार की पूरी गणित आपको समझा देते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप किसी एक भवन में बिल्डिंग में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक सरल नंबर देना है, वो भवन नंबर होगा। अब इसके अंतर्गत जनगणना मकान क्या है कि एक भवन के अंदर एक से अधिक जनगणना मकान हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 4 अंकों का कोड देना है, 001 002 जैसे भी आपको आवंटित है वैसे। तो ये जो जनगणना मकान है वो आवासीय और गैर आवासीय के रूप में भी हो सकते हैं। परिवार की पहचान के रूप में विशेष तौर से आपको याद रखना है हाउस होल्ड की परिवार की पहचान कैसे करनी है। परिस्थिति नंबर 3 के अंतर्गत देखिए ए और बी एक मकान में एक से अधिक परिवार रहते हैं और दोनों की अलग अलग रसोई है। एक रसोई से खाना खाने वाले लोग, अलग रसोई, अलग परिवार। दो परिस्थितियां सामने आ सकती है, जैसे एक ही मकान में सभी लोग रहते हैं तो एक ही रसोई है और सब उसमें खाना खाते हैं। दूसरी परिस्थिति आ सकती है कि अलग रसोई है तो मतलब अलग परिवार रहेगा उसका। इसके अंतर्गत परिवार के प्रकार के बारे में बताऊं तो सामान्य परिवार जैसे हमारे आपके जैसे परिवार है उसको कोड देना ही है। संस्थागत परिवार के अंतर्गत है अस्पताल आती है और आश्रम आते हैं, जेल जाते हैं, हॉस्टल आती है। इस समूह में रहने वाले लोग हैं तो उनका कोड अलग रहेगा। पूर्ण बात इसमें ये है कि हर मकान में परिवार होना जरूरी नहीं है, खाली घर और दुकान भी हो सकते हैं। बेघर यानी होमलेस परिवार खुले में रहते हैं, किसी मकान में नहीं रहते। तो साथियों ये थी कुछ हाउस लिस्टिंग यानी हाउस होल्ड सर्वे जो आप करने जा रहे हैं। जनगणना भवन नंबर मकान नंबर देने जा रहे हैं उसका पूरा गणित। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए।